अब कहाँ ढूंढोगे उन्हें? रेखा ने तल्ख लहजे में शागिल से मुखातिब होकर कहा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग कहाँ और कैसे गायब हो गए हैं। इस कदर जदीद तरीन रेस भी उनको ट्रेस नहीं कर पा रही हैं, जबकि उन्हें मालूम भी नहीं है कि ऐसी जदीद रेस से उन्हें मार्क किया जा रहा है। शाकिल ने होंठ चबाते हुए कहा, काश तुम उन्हें पहाड़ियों पर ही मरने देते। यकलक रेखा ने गुस्सैले लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज बड़बड़ाहट तक ही महदूद रही थी। थोड़ी देर बाद जीप पार्शिया क्लब में मुड़ गई। अब आपका क्या प्रोग्राम है? शागिल ने जीप रोकते हुए कहा, प्रोग्राम इमरान और उसके साथियों की हलाकत है। मैं अपने आदमियों को कॉल कर लेती हूँ। वो हेलीकॉप्टरों पर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर हम उन्हें तलाश करेंगे। रेखा ने नीचे उतरते हुए कहा तो शागिल ने बेख्तियार होंठ बीच लिए और फिर काशी के नीचे उतरते ही शागिल ने जीप आगे बढ़ा दी। अब वो उस अहाते की तरफ उड़ा चला जा रहा था जहाँ भगतराम मौजूद था कि अचानक उसकी जेब से सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। तो उसने जीप एक साइड पर करके रोक दी और फिर जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, भगतराम कॉलिंग ओवर। भगतराम की आवाज सुनाई दी। यस, शागिल बोल रहा हूँ, अब क्या है? ओवर। शागिल ने इंतहा गुस्सीले लहजे में कहा, बॉस, वो सब अभी अभी उस मकान से बाहर निकले हैं और अब उनका रुख पहाड़ियों की तरफ है। ओवर। भगतराम ने जोशीले लहजे में कहा, मकान से निकले हैं? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमने मकान के अंदर उसके एक एक चप्पे को चेक किया है। क्या वो चूहे थे कि बिलों में घुस गए थे और अब बाहर निकले हैं? ये तुम्हारी मशीनरी ही गलत है, सब बकवास है, नॉनसेंस, ओवर एंड ऑल। शागिल ने हिजयानी अंदाज में चीखते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने से जेब में डाला और फिर एक झटके से जीप को आगे बढ़ा दिया। नॉनसेंस, मशीन बना देते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बेकार, कतन बेकार, शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद उसकी जीप अहाते में जैसे ही दाखिल हुई वहां मौजूद दो आदमी तेजी से जीप की तरफ दौड़ पड़े। जनाब, पाकिस्तानी एजेंट फरार हो रहे हैं, हम आपके मुंतजिर थे जनाब। उनमें से एक ने जीप के रुकते ही करीब आकर तेज लहजे में कहा, फरार हो रहे हैं? कहाँ, कैसे? शागिल ने उछलकर नीचे उतरते हुए कहा, जनाब, वो पहाड़ियों की तरफ गए हैं। भगत राम साहब हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे गए हैं। उनका कहना है कि आप आए तो आपको इत्तला देते। आप भी उनके पीछे आ जाए, वरना पाकिस्तानी एजेंट पहाड़ियों में दाखिल होकर गायब हो जाएंगे। उस आदमी ने कहा, लेकिन फिर इससे पहले कि शागिल कोई जवाब देता, अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद एक हेलीकॉप्टर अहाते के अंदर बने हुए हेलीपैड पर उतरा और उसमें से एक नौजवान आदमी उछलकर नीचे आ गया। जनाब, वो पहाड़ियों में छुप गए हैं जनाब। उस आदमी ने नीचे उतरकर दौड़कर शागिल की तरफ आते हुए कहा, लेकिन तुम मशीन पर चेक करने की बजाय हेलीकॉप्टर पर क्यों गए थे? शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब, वो रेंज से निकल गए थे, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर लेकर गया था ताकि आपके आने तक उन्हें चेक करता रहूं। लेकिन फिर वो पहाड़ियों के अंदर गायब हो गए। मैंने बड़ी कोशिश की कि उन्हें ट्रेस करूं, लेकिन वो शायद किसी कार में छुप गए हैं, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। अब जीपों पर वहां जाना होगा। उस आदमी ने कहा, जो भगत राम था, ये तुम्हारी मशीन वगैरह सब बकवास है। तुमने मुझे बताया कि वो अंदर है, लेकिन वो अंदर नहीं थे। फिर तुमने कहा कि वो अंदर से बाहर निकले हैं। ये सब क्या है? शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब, ये हकीकत है कि आपके जाने के कुछ देर बाद वो लोग वाकई उसी मकान से बाहर निकले थे। हो सकता है जनाब कि अंदर कोई खुफिया तहखाना हो। भगत राम ने कहा तो शाकिल बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, ओ, तहखाना, हाँ, ओ, इसका तो मुझे फौरी तौर पर ख्याल ही नहीं आया था। ओ, ओ, अमर सिंह को बुलाओ, जल्दी करो, उसे कहो कि वो जीपें तैयार करके वहां पहुंचे। और भगत राम, तुम मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर चलो और मुझे बताओ कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, जल्दी करो। शाकिल ने जकलक चीखते हुए कहा और दौड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। भगत राम भी उसके पीछे दौड़ पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और तेजी से उड़ता हुआ पहाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। शाकिल होंठ बीचे खामोश बैठा हुआ था, जबकि पायलट सीट पर भगत राम मौजूद था। काश मुझे तहखाने का ख्याल आ जाता तो मैं वो मकानी मिसाइलों से उड़ा देता और फिर बेहोश कर देने वाली गैस की हिमाकत भी उस रेखा की वजह से हुई, वरना तो मेरा तो इरादा बाहर से ही उस मकान को मिसाइलों से तबाह कर देने का था। नॉनसेंस, वो शैतान फिर बचकर निकल गए। शागिल ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, जनाब, अब भी वो बचकर नहीं जा सकते। भगत राम ने आहिस्ता से कहा, तुम नहीं जानते उन्हें, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये कितने बड़े शैतान हैं। शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा तो भगत राम खामोश बैठा रहा। उसने कोई जवाब न दिया। कुछ देर बाद भगत राम ने हेलीकॉप्टर को फिजा में मौलिक कर दिया। वो जनाब, सामने जो ऊंची चट्टान नजर आ रही है वो वी की शक्ल की चट्टान, उसके पीछे गायब हुए थे वो और दोबारा नजर नहीं आए। भगत राम ने कहा तो शागिल ने हुक के साथ लटकी हुई दूरबीन उतारकर आंखों से लगाई और गौर से उस चट्टान और उसके इर्द गिर्द के इलाके को देखने लगा, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद दो जीपें वहां पहुंचकर रुक गई। हेलीकॉप्टर उतार दो, अब इन्हें तलाश करना पड़ेगा, वो अब तक न जाने कहां निकल गए होंगे, शागिल ने कहा तो भगत राम ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया
और फिर शागिल के हुक्म पर जीपों में आने वाले उसके आदमी पहाड़ियों पर हर तरफ फैल गए। लेकिन 1.5 घंटों की मुसलसल तलाश के बावजूद इमरान और उसके साथी कहीं नजर न आए तो शाकिल ने वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन जब वो वापस उस इलाके में पहुंचा तो वहां उसके लिए एक धमाका की सूरत हाल मुंतजिर थी। वहां मौजूद अफराद हलाक हो चुके थे और फिर उस वक्त वाकई शागिल ने अपना सर पीट लिया जब उसने देखा कि चेकिंग मशीनरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। रेखा, मेरा ख्याल है कि हमसे हिमाकत हुई है। हमें यहाँ इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। काशी ने पार्शिया क्लब के कमरे में पहुंचते ही रेखा से मुखातिब होकर कहा। तो फिर क्या होना चाहिए था? रेखा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी उस इमारत में मौजूद थे। उस शागिल का भगत राम जब रेस की मदद से चेकिंग करके बता रहा था कि ये लोग अंदर हैं तो उन्हें अंदर ही होना चाहिए था, काशी ने कहा। लेकिन अंदर तो तुमने भी देखा था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। फिर रेखा ने जवाब दिया, मैं वहां शागिल की वजह से खामोश रही थी क्योंकि हो सकता है कि उस मकान में कोई तहखाना हो और चूंकि अंदर पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई थी इसलिए वो उस तहखाने में बेहोश पड़े हों, काशी ने कहा। तो रेखा बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। ओ ओ वाकई ऐसा हो सकता है। ओ तो तुम इसलिए कह रही थी कि हमें अकेले नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर वो बेहोश पड़े हैं तो फिर हम दोनों ही काफी हैं। आओ जल्दी करो, आओ बाहर हमारी जीप मौजूद है, आओ जल्दी करो, रेखा ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उनकी जीप तेजी से दौड़ती हुई दोबारा उस मकान की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां वो शागिल के साथ गई थी। ड्राइविंग सीट पर रेखा थी जबकि साइड सीट पर काशी बैठी हुई थी। काश वो बेहोश पड़े मिल जाए, रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वो वहां मौजूद होंगे, काशी ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जीप उस मकान के फाटक के सामने रोक दी और तेजी से नीचे उतरकर फाटक की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक बेख्तियार ठटक कर वो रुक गई क्योंकि छोटे फाटक में से एक उद्दड़ उम्र आदमी बाहर आ रहा था। आप कौन हैं? उस उद्दड़ उम्र ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक हुकूमत से है। तुम कौन हो और मकान में क्यों गए थे? यहाँ तो दुश्मन एजेंट छुपे हुए थे, रेखा ने तेज लहजे में कहा। ओ ओ मैडम, मैं तो चौकीदार हूँ, वो आगे चौथे मकान का। मैंने अचानक 2 औरतों और 5 मर्दों को इस मकान से निकलकर जाते हुए देखा तो हैरान रह गया क्योंकि बड़े फाटक पर ताला लगा हुआ था और इस मकान में रहने वाले सुरेश बाबू अपने बच्चों के साथ दारुल हुकूमत गए हुए हैं। मैं यहाँ आया तो छोटा फाटक खुला हुआ था जबकि वो एक एक करके चले गए थे। मैं अंदर चेकिंग करने गया लेकिन अंदर हर चीज मौजूद है और अब मैं वापस आ रहा था कि आप पहुंच गई, उस उद्दड़मर आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ओ ओ कितनी देर की बात है जब तुमने उन्हें देखा था? रेखा ने तेज लहजे में पूछा। मैडम, काफी देर पहले की बात है, चौकीदार ने जवाब दिया। किस तरफ गए हैं वो? इस बार काशी ने पूछा। मेरा ख्याल है कि उधर पहाड़ियों की तरफ गए हैं, उनका रुख उस तरफ ही था और उधर आबादी तो नहीं है बल्कि वीरान इलाके के बाद पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, चौकीदार ने जवाब दिया। ओ आओ काशी, वो वाकई अंदर छुपे हुए थे और हमारे जाने के बाद निकल गए हैं, लेकिन अब तो शागिल को उनके बारे में इत्तला मिल चुकी होगी क्योंकि अब वो मकान से बाहर निकले हैं, रेखा ने वापस जीप में सवार होते हुए कहा। तो काशी ने इस बात में सर हिला दिया और जीप की साइड सीट पर बैठ गई। अब क्या करना है? रेखा ने जीप को मोड़ते हुए कहा। शागिल तो यकीनन उनके खिलाफ हरकत में आ चुका होगा, हमें उसके पास जाना चाहिए, काशी ने जवाब दिया। शागिल के पास जाना फिजूल है काशी, वो इसलिए हम पर मेहरबान हो रहा है कि उसने गैर कानूनी काम किया है और उसे खौफ है कि अगर तहकीकात में ये बात साबित हो गई कि उसने बेहोश एजेंटों को हमसे जबरदस्ती छीना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कोर्ट मार्शल से नहीं बचा सकती। लेकिन अब जबकि वो निकल गए हैं, अब शागिल दोबारा शेर हो चुका होगा, इसलिए अब शागिल के पास जाने की बजाय हमें खुद उन्हें तलाश करना चाहिए, रेखा ने जीप को आगे बढ़ाते हुए कहा। आपको उसकी यहाँ फिरोजा में हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी का इल्म है? काशी ने कहा। नहीं, क्यों? रेखा ने चौंक कर कहा। मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन मालूम किया जा सकता है। आप जीप साइड पर करके रोके, मैं कोशिश करती हूँ, शायद बात बन जाए, काशी ने कहा। तो रेखा ने जीप एक साइड पर करके रोक दी। लेकिन फ्रीक्वेंसी मालूम करके क्या करोगी? रेखा ने जीप रोककर कहा। मैं उस चेकिंग मशीनरी के इंचार्ज को कॉल करना चाहती हूँ ताकि वो इत्तला हमें दे और शागिल को ना दे, इस तरह हम कार्रवाई करके मैदान मार सकती हैं, काशी ने कहा। तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। तो काशी ने जेब से एक छोटा सा लेकिन लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, काशी कॉलिंग, ओवर, काशी ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस शेखर अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शेखर, फिरोजा में शाकिल ने खुसूसी चेकिंग मशीनरी नस्ब कराई हुई है, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है? ओवर, काशी ने कहा। यस मैडम, इसका इंचार्ज भगत राम है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ये मशीनरी फिरोजा में कहाँ नस्ब है? ओवर, काशी ने पूछा। मैडम,
ये तो मालूम नहीं है, अलबत्ता उस भगत राम का असिस्टेंट प्रकाश हमारा आदमी है, आप उससे बात करके मालूम कर सकती हैं। ओवर, शेखर ने कहा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओवर, काशी ने पूछा। तो दूसरी तरफ से शेखर ने फ्रीक्वेंसी बता दी और काशी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उसने ट्रांसमीटर पर दोबारा फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी जो शेखर ने बताई थी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, काशी कॉलिंग। ओवर, काशी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, प्रकाश अटेंडिंग यू मैडम। ओवर, थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो प्रकाश? ओवर, काशी ने कहा। मैडम मैं फिरोजा में हूँ। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या तुम्हारा ताल्लुक उस चेकिंग मशीनरी से है जो फिरोजा में शागिल ने नस्ब कराई हुई है और जिसका इंचार्ज भगत राम है? ओवर, काशी ने कहा। यस मैडम, मैं इस वक्त उस मशीनरी का इंचार्ज हूँ। भगत राम हेलीकॉप्टर लेकर पहाड़ियों की तरफ गया हुआ है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों, वो क्यों गया है? ओवर, काशी ने चौंक कर कहा। मैडम, वो पाकिस्तानी एजेंट रामली इलाके के एक मकान में मौजूद थे। शागिल पहले आपके पास पार्शिया क्लब गया और फिर आप उसके साथ रामली के उस मकान पर गई, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी एजेंट मौजूद नहीं थे। फिर जब आप सब वापस आ गए तो आपके बाद वो एजेंट उस मकान से निकले और पहाड़ियों की तरफ चले गए और फिर भगत राम ने शागिल को इत्तला दी, लेकिन शागिल ने उसकी बात का एतबार न किया, जिस पर भगत राम हेलीकॉप्टर लेकर खुद उन एजेंटों के पीछे पहाड़ियों की तरफ गया और मैं अब यहाँ का इंचार्ज हूँ। ओवर, प्रकाश ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम भी चेकिंग कर रहे हो? ओवर, काशी ने कहा। नहीं मैडम, वो लोग पहाड़ियों में पहुंचकर चेकिंग रेंज से निकल गए हैं, इसलिए चेकिंग बंद कर दी गई है। इसलिए तो भगत राम हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे गया है। ओवर, प्रकाश ने जवाब दिया। ये मशीनरी कहाँ नस्ब है? ओवर, काशी ने पूछा। फिरोजा के शुमाल मगरिब में एक फार्म हाउस की इमारत है। उसकी निशानी ये है कि ऊपर उड़ती हुई चील पत्थरों से बनी हुई है। ओवर, प्रकाश ने जवाब दिया। ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं। तुमने भगत राम की वापसी पर उसका खात्मा करना है और इस अंदाज में करना है कि तुम पर शक न पड़ सके, और फिर तुमने शागिल के साथ साथ हमें भी उन एजेंटों के बारे में इत्तला देनी है। ओवर, काशी ने कहा। यस मैडम। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो काशी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या हम वहां जाकर बाहर बैठी रहेंगी? ऐसा ना हो कि वो शागिल भगत राम के साथ मिलकर उन एजेंटों का खात्मा कर दे और हम इंतजार ही करते रह जाएं, रेखा ने कहा। मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथियों को उस चेकिंग का इल्म हो गया होगा, इसलिए वो पहाड़ियों की तरफ गए हैं। उस चेकिंग से बचने के लिए अब उनके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि वो उस मशीनरी को तबाह कर दे, या दूसरी सूरत ये है कि वो वापस दारुल हुकूमत चले जाए। पहली सूरत में वो लाजमन हवाई सर्विस से नेपाल जाने की कोशिश करेंगे और दूसरी सूरत में वो दारुल हुकूमत से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और जो भी सूरत हाल होगी, हमें बहरहाल प्रकाश की दी हुई इत्तला से इल्म हो जाएगा। अगर इमरान और उसके साथियों का रुख उस इमारत की तरफ होगा तो भी, और अगर पहाड़ियों में गायब हुए तो भी, काशी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन हम दोनों यहाँ अकेली हैं, हम अकेली क्या करेंगी? रेखा ने जीप को आगे बढ़ाते हुए कहा। मादाम, अगर उन्होंने मशीनरी तबाह करने की कोशिश की तो वो जैसे ही इमारत के अंदर जाएंगे, हम बाहर से उस इमारत को ही तबाह कर देंगे, और अगर वो पहाड़ियों में गायब हो गए तो फिर ट्रांसमीटर पर दारुल हुकूमत में अपने आदमियों की इत्तला कर देंगे और वो उन्हें दुर्रे की दूसरी तरफ घेर कर खत्म कर देंगे, काशी ने कहा। तो रेखा ने असबात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो उड़ती हुई चील वाली इमारत के करीब पहुंच गई। रेखा ने जीप करीब ही दरख्तों की एक घने झुंड के अंदर ले जाकर रोक दी और फिर वो दोनों इत्मीनान से बैठ गई। तुमने प्रकाश को अपनी फ्रीक्वेंसी तो बताई ही नहीं, रेखा ने कहा। उसे मालूम है, आप बेफिक्र रहे, काशी ने कहा। तो रेखा ने असबात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद जब उन्हें झुंड के आगाज से कदमों की आहट की आवाजें सुनाई दी तो वो दोनों ही चौंक पड़ी। लगता है कि कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, रेखा ने कहा। तो काशी के असबात में सर हिलाने पर वो दोनों तेजी से जीप से उतर आई। रेखा ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था, लेकिन नीचे उतरकर वो तेजी से मुड़ी ही थी कि अचानक किसी ने उस पर छलांग लगा दी। रेखा ने इस अचानक हमले से अपने आप को बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसका सांस रुक गया हो और उसके साथ ही उसके कानों में काशी की हल्की सी चीख पड़ी और फिर उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। इमरान अपने साथियों समेत उस मकान से निकलकर पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका था और अब वहां वो सब एक चट्टान की ओट में बैठे ये सोच रहे थे कि आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन तैयार की जाए कि अचानक उन्हें दूर से एक हेलीकॉप्टर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ओ, ये सीक्रेट सर्विस का हेलीकॉप्टर है। उस पर सामने की तरफ सीक्रेट सर्विस का मखसूस निशान मौजूद है। जल्दी करो, छुप जाओ, जल्दी करो, इमरान ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वो सब तेजी से मुख्तलिफ चट्टानों की ओट में इस अंदाज में हो गए कि हेलीकॉप्टर से उन्हें चेक न किया जा सके।
हेलीकॉप्टर काफी देर तक इधर उधर चकराता रहा और फिर वो वापस चला गया तो इमरान और उसके साथी ओट से बाहर आ गए। इमरान की नजरें हेलीकॉप्टर पर जमी हुई थी। हेलीकॉप्टर शहर के मुजाफाती इलाके से पहले ही नीचे उतरने लग गया था। इमरान चट्टान के ऊपर चढ़ा और फिर उसकी नजरों के सामने ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरकर गायब हो गया। उड़ती हुई चील, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो चट्टान से नीचे उतर आया। चलो, हमें अब ये हेलीकॉप्टर हासिल करना है, इसके बगैर हम ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। आओ, इमरान ने कहा तो वो सब इस बार दौड़ते हुए अंदाज में उस तरफ को बढ़ गए जिधर इमरान ने हेलीकॉप्टर उतरते हुए देखा था। थोड़ी देर बाद वो सब उस इलाके में पहुंच गए। एक जरई फार्मनुमा इमारत के ऊपर उड़ती हुई चील बनी हुई थी और इमरान ने यही निशानी देखी थी। लेकिन अभी वो उस इमारत से कुछ फासले पर ही थे कि अचानक उन्होंने हेलीकॉप्टर को दोबारा ऊपर फिजा में उड़ते हुए देखा। उधर दरख्तों के झुंड में इमरान ने चीख कर कहा तो वो सब दौड़ते हुए साथ ही मौजूद दरख्तों के झुंड की तरफ मुड़ गए। हेलीकॉप्टर पहले तो काफी बुलंदी पर गया और फिर चक्कर काटकर उधर आने लगा जिधर दरख्तों का झुंड था। लेकिन इमरान और उसके साथी इस दौरान दरख्तों के झुंड में दाखिल हो चुके थे। अंदर चेकिंग करो, इमरान ने वहीं रुकते हुए अपने साथियों से कहा और खुद वो वहीं एक दरख्त के तने की ओट में रुक गया। चंद लम्हों बाद उसे अंदर से हल्की सी निस्वानी चीखें सुनाई दी तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर चक्कर काटकर दोबारा उसी तरफ जाता दिखाई दिया जिधर से वो आए थे। इमरान साहब, अचानक उसे अंदर से सफदर की आवाज सुनाई दी। क्या है ये निस्वानी चीखें कैसी थी? इमरान ने मुड़ते हुए कहा। अंदर जीप में रेखा और काशी दोनों मौजूद थी, हमने उन्हें बेहोश कर दिया है। सफदर ने करीब आकर कहा। ओ, रेखा और काशी यहाँ। ओ, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। अंदर वाकई एक जीप मौजूद थी और जीप की एक साइड पर रेखा बेहोश पड़ी हुई थी जबकि दूसरी साइड पर काशी। इस काशी को होश में ले आओ, ये बताएगी कि ये दोनों यहाँ क्या कर रही थी। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा तो जूलिया ने झुककर काशी की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब काशी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जूलिया सीधी खड़ी हो गई और फिर जैसे ही काशी ने कराते हुए आंखें खोली, इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर पैर को मोड़ दिया तो काशी का उठने के लिए सिमटता हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा तेजी से मसक होता चला गया और उसके मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगी। बोलो, तुम और रेखा यहाँ क्यों मौजूद थी? पूरी तफसील बताओ। इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए कहा। ये अजाब खत्म करो प्लीज, मैं सब बता देती हूँ। काशी के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकले। उसकी आंखें तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख पड़ गई थी। बताओ जल्दी, वरना, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही पैर को वापस मोड़ दिया। तुम इमरान हो? क्या तुम इमरान हो? काशी के मुंह से निकला। हाँ, मैं अली इमरान हूँ। और सुनो, अगर तुमने सच न बताया तो तुम्हारे साथ साथ रेखा को भी हलाक कर दिया जाएगा और अगर तुम सच बता दो तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हलाक करने से गुरेज करता हूँ। इमरान ने कहा। मैं सच बता दूंगी, प्लीज पैर हटा लो, ये इंतहाई खौफनाक अजाब है, मौत से भी ज्यादा। काशी ने कहा। तमीयत मत बांधो, तफसील बताओ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा तो काशी ने पार्शिया क्लब से वापस उस मकान पर जाने, चौकीदार से मिलने से लेकर वापस आने और प्रकाश से होने वाली गुफ्तगू से लेकर यहाँ पहुँचने तक की तफसील बता दी। इसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने पैर हटाते हुए जूलिया से कहा तो जूलिया की लात बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और काशी की कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही भरपूर ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया। तनवीर, तुम सफदर और कैप्टन शकील के साथ दरख्तों की झुंड की उगवी तरफ से निकलकर चक्कर काटकर उस इमारत में जाओ और वहां मौजूद हर आदमी का खात्मा कर दो और तमाम मशीनरी तबाह कर दो, जल्दी करो, इमरान ने कहा तो तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील तीनों सर हिलाते हुए दरख्तों की झुंड की उगवी तरफ को बढ़ते चले गए। तुम खुद साथ नहीं गए, क्या कोई खास वजह है? जूलिया ने कहा। हो सकता है कि मशीन ने हमें यहाँ झुंड में चेक कर लिया हो। लाजमन उनका टारगेट मैं ही हूँगा, इसलिए उनकी पूरी तवज्जो मुझ पर ही होगी। मैं इस झुंड के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा ताकि वो मुझे ही देखते रहे और तनवीर और उसके साथी चक्कर काटकर अंदर ऑपरेशन कर सके, वरना हम पर मिसाइल फायरिंग भी हो सकती है। लाजमन इस मशीनरी का हिफाजती इंतजाम भी किया गया होगा, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुमने ख्याल रखना है, रेखा और काशी को होश में नहीं आना चाहिए, इमरान ने कहा। इनका खात्मा न कर दे, जूलिया ने कहा। और नहीं, कई बार तुम्हें बताया है कि इनके खात्मे से इनकी एजेंसियां खत्म नहीं हो जाएंगी और इनकी जगह नए लोग ले लेंगे और जरूरी नहीं कि वो इतने अहमक हों जितने ये हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी और इमरान तेजी से आगे बढ़ गया और फिर झुंड से निकलकर वो जरा सा आगे बढ़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने दूर से तनवीर और उसके साथियों को इमारत की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। थोड़ी देर बाद तनवीर और उसके साथी उसकी नजरों से गायब हो गए
तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। थोड़ी देर बाद उसे इमारत की तरफ से हल्के हल्के धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। तो उसने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया, क्योंकि उस चेकिंग मशीनरी ने वाकई उन्हें बेबस करके रख दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद तनवीर और उसके साथी बाहर आए तो इमरान ने हाथ उठाकर उन्हें उधर से ही वापस आने का इशारा किया। क्या रहा? इमरान ने उनके करीब आते ही पूछा। वहाँ 6 अफराद थे और वहाँ वाकई इंतहाई जदीद मशीनरी नस्ब थी। अफराद को हलाक कर दिया गया है और मशीनरी तबाह कर दी गई है, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। तनवीर, तुम यही रुकोगे? जब हेलीकॉप्टर वापस आए तो तुमने मुझे इत्तला देनी है, इमरान ने तनवीर से कहा। ओ, फिर हम अंदर क्यों न छुप जाए ताकि हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर सके, तनवीर ने चौंक कर कहा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार फौरी कामयाबी हमारे नसीब में हो, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर झुंड के अंदर पहुंच गए, जहां जूलिया, सालेहा और जाबिर तीनों मौजूद थे, जबकि काशी और रेखा दोनों बेहोश पड़ी हुई थी। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। तनवीर का एक्शन कभी नाकाम नहीं हो सकता, चुनांचे इनकी चेकिंग रेस से निजात मिल गई है। अब शागिल की वापसी का इंतजार है, इमरान ने कहा। इन दोनों का क्या करना है? जूलिया ने कहा। इमरान साहब, शागिल को यहाँ ले आने की बजाय क्यों ना इन दोनों को उस इमारत में ले जाया जाए। शागिल ने वहीं आना है और यहाँ की निस्बत हम वहाँ ज्यादा महफूज रहेंगे, सफदर ने कहा। ऐसी सूरत में वो हेलीकॉप्टर अंदर नहीं उतारेगा। शागिल बेहद वहमी आदमी है, इमरान ने कहा। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वो सब दूर से आते हुए हेलीकॉप्टर को देखकर चौंक पड़े। आओ, हमें उसके यहाँ पहुंचने से पहले इमारत के बाहर पहुंचना है। आओ जल्दी करो, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो सब तेजी से दौड़ते हुए इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। इमारत के बैरूनी फाटक के करीब वो पहुंचे ही थे कि हेलीकॉप्टर उनके सरों के ऊपर से गुजर गया। अंदर हो जाओ, ओट ले लो, ये भी मुड़ेगा, इमरान ने कहा। तो वो सब बिजली की सी तेजी से इमारत के खुले हुए छोटे फाटक से अंदर दाखिल हो गए और दौड़ते हुए साइड में मौजूद एक कोठरी में घुसते चले गए, क्योंकि उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की आवाज उनके सरों पर सुनाई देने लगी थी। हेलीकॉप्टर एक बार फिर आगे निकल गया था। हमें पहले ही अंदर रहना चाहिए था, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तवक्को न थी कि शागिल इतनी जल्दी वापस आएगा, इमरान ने कहा। और एक बार फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज अपने सरों पर सुनाई दी। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर उस कोठड़ी के साथ खुले सहन में बने हुए हेलीपैड पर उतर गया।